हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो सीरीज़ का आज हमारा 5वां वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम खेल समसामयिकी से अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख इवेंट हुए हैं और कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने उस खेल में पार्टिसिपेट किया है या किसी व्यक्ति को कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। शुरुआत अगर करें तो एक इवेंट है सॉफ्टबॉल फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय स्पर्धा। सॉफ्टबॉल फेडरेशन कप के विजेता रहे हैं छत्तीसगढ़ की टीम ने इसमें महाराष्ट्र को 6-5 से हरा दिया। ठीक है, विजेता कौन है? छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है आईपीएल वर्ष 2024। आईपीएल 2024 में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों को चुना गया है। इसमें अजय मंडल चेन्नई के लिए खेलेंगे, हरप्रीत सिंह भाटिया पंजाब से खेलेंगे और शशांक सिंह इनको भी पंजाब की टीम से खेलने का मौका मिलेगा। अजय मंडल चेन्नई सुपर किंग्स में, हरप्रीत सिंह भाटिया पंजाब किंग्स 11 में और शशांक सिंह ये भी पंजाब किंग्स में। ठीक है, कितने प्राइस में इनको खरीदा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखना है कि आईपीएल 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से 3 खिलाड़ी चुने गए हैं। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के बारे में है। इस मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इस T20 मैच को जीत लेता है और इसमें मैन ऑफ द मैच रहते हैं अक्षर पटेल। नेक्स्ट खेल है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। इस खेल में छत्तीसगढ़ की एक वेट लिफ्टर हैं, इनका नाम है ज्ञानेश्वरी यादव। इन्होंने गोल्ड जीता है, इसी वजह से ये न्यूज़ जो है वो इस मैगज़ीन में शामिल किया गया है। ये इवेंट गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीत करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित हैं। जब भी आपको याद रखना हो या जब भी प्रश्न आए याद रखना है वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन से। इस पूरे खेल में छत्तीसगढ़ को 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। मतलब राष्ट्रीय खेल में टोटल 20 मेडल लेकर के छत्तीसगढ़ 28वें स्थान पर रहा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2023 37वां राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ 28वें पोजीशन पर रहा। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 कांस्य कलारीपयट्टू इसको भी प्राप्त हुए हैं। कलारीपयट्टू में 3 कांस्य पदक भी प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया महिला हॉकी टूर्नामेंट के बारे में। इसको आयोजित किया गया था बहतराई बिलासपुर में और इसमें छत्तीसगढ़ ने मुंबई को 5-4 से हरा दिया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया महिला हॉकी टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ ने मुंबई को पराजित किया था। नेक्स्ट है और सबसे महत्वपूर्ण है कह सकते हैं अभी खेल इवेंट्स में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023। इसका आयोजन लंबे समय से चल रहा था और इसको समाप्त किया गया सितंबर 2023 में। कहाँ पर? रायपुर में इसका समापन समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान टोटल 1906 खिलाड़ी भाग लिए हैं और सबसे कम उम्र के व्यक्ति रहे हैं। सबसे कम उम्र के जो बालक थे 6 वर्ष के थे और इनका नाम है गगन नेताम। फुगड़ी में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। समापन समारोह में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ की घोषणा की गई और सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। ठीक है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति देख लिए, सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति कौन थे?
61 वर्षीय सेवतीबाई, इन्होंने बाटी या कंचा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सॉरी, प्रथम स्थान नहीं प्राप्त किया, उस खेल में मतलब शामिल हुई थी। सबसे अधिक उम्र के मतलब 61 ईयर्स की हैं। और इसमें टोटल 16 पारंपरिक खेल शामिल किए गए थे। इसमें हाल ही में 2 नए खेलों को भी ऐड किया गया था। इस खेल के बारे में अगर चर्चा करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 17 जुलाई से और समापन था सितंबर में। इस खेल के लिए शुभंकर के रूप में बछरू का सिंबल यूज़ किया गया। और टोटल कितने खेल शामिल थे? 16 खेल शामिल थे, जिसमें रस्सी कूद और कुश्ती ये दोनों नए शामिल किए गए खेल थे, मतलब पिछले ही वर्ष इसको शामिल किया गया। इससे पहले जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुए हैं उसमें केवल 14 खेल शामिल होते थे। लेटेस्ट में कौन से थे? रस्सी कूद और कुश्ती। अब आपको सरसरी निगाह से बस ये देख लेना है कि कौन कौन से खेल इस लिस्ट में शामिल हैं। जैसे कि गिल्ली डंडा हो गया, पिट्ठुल हो गया, संखली हो गया, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, बाटी या कंचा, इसके अलावा बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा और 100 मीटर दौड़ तथा लंबी कूद। ये 14 खेल पहले ही थे। हाल ही में रस्सी कूद और कुश्ती इनको भी शामिल किया गया। इसमें टोटल 3 कैटेगरी में खिलाड़ियों को डिवाइड किया जाता था। पहला कैटेगरी था 28 वर्ष तक, दूसरा था पहला कैटेगरी था 18 वर्ष, दूसरा था 18 से 40 वर्ष और तीसरा कैटेगरी था 40 वर्ष से अधिक के खिलाड़ी। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी में टोटल 16 खेल आयोजित किए जा रहे थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है खेल से संबंधित, जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट। इसमें भी छत्तीसगढ़ ने तमिलनाडु को हरा करके पहला स्थान प्राप्त किया। अगला इवेंट है वेट लिफ्टिंग स्पर्धा, नेशनल वेट लिफ्टिंग 2023। इस खेल में छत्तीसगढ़ के सूर्य नारायण राव, इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और इस खेल का आयोजन हुआ था हैदराबाद में। कई बार आयोजन स्थल के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। तो नेशनल वेट लिफ्टिंग स्पर्धा 2023 आयोजन हुआ है हैदराबाद में और यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है सूर्य नारायण राव ने। अगला आयोजन है शतरंज। शतरंज में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और यह पदक प्राप्त किया है रायगढ़ की जेश केशरवानी ने। अब यहाँ पे करंट अफेयर के हिसाब से आपको क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? जेश केशरवानी किस खेल से संबंधित है? आपका आंसर क्या होगा? शतरंज से। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है खेलो इंडिया सेंटर्स के बारे में। छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर्स मंजूर किए गए हैं मार्च 2023 में। तो वर्ष 2023 में टोटल जो 10 नए खेलो इंडिया सेंटर हैं इनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। इसमें से 2 सेंटर्स हॉकी के लिए है, कहाँ पे? बस्तर और जांजगीर में। 4 सेंटर फुटबॉल के लिए है, बलरामपुर, मुंगेली, कोरबा और सूरजपुर में। 2 सेंटर तीरंदाजी के लिए है, आर्चरी के लिए, दंतेवाड़ा और महासमुंद में। और इसके अलावा एक है धमतरी में कुश्ती के लिए और बेमेतरा में कबड्डी के लिए। इस प्रकार ये 10 नए खेलो इंडिया सेंटर्स मंजूर किए गए हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स के बारे में। पैरा एथलेटिक्स मतलब फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए जो इवेंट है इसको कहा जा रहा है पैरा एथलेटिक्स। इसमें छत्तीसगढ़ की छोटी मेहरा ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही ईश्वरी निषाद ने यहाँ पे शॉट पुट में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब आपको खेल और खिलाड़ी के नाम याद होने चाहिए। छोटी मेहरा, डिस्कस थ्रो, ईश्वरी निषाद, शॉट पुट। अगला है गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। इसमें विजेता रहे हैं ध्रुव हिरपरा, गुजरात के हैं। ठीक है, जनरली विजेता जो कि छत्तीसगढ़ के अलावा कि दूसरे राज्यों के हैं तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। छत्तीसगढ़ के खेल खिलाड़ियों के नाम जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस ये चीज़ याद रख सकते हैं, गोंडवाना कप किससे संबंधित है? तो यह एक टेनिस का इवेंट है। अगला है मलखम्ब के बारे में। इस वर्ष बहुत न्यूज़ में रहा है। मलखम्ब चैंपियनशिप कहाँ पर मतलब मलखम्ब चैंपियनशिप में
कितने खिलाड़ियों ने यहाँ पे भाग लिया है, या यूँ कहें कि कितने खिलाड़ी यहाँ पे विजेता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 4 मलखम्ब खिलाड़ियों का चयन हुआ था विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप के लिए, और इनमें 4 लोग का नाम यहाँ पे दिया गया है: संतोष शोरी, संताय पोटाई, जयंती कचलाम और अखिलेश कुमार। अब यहाँ पे जनरली बहुत छोटे इवेंट्स और बहुत सारे अगर खिलाड़ी उसमें शामिल हैं तो जनरली वो नाम नहीं पूछे गए हैं। अभी तक हमने एग्जाम में यही ट्रेंड देखा है। कोई फेमस खेल या ऐसे खेल जिसमें कि कोई एक खिलाड़ी ही बहुत नाम रोशन कर रहा हो, इनके नाम बहुत ज़्यादा याद रखने ज़रूरी हैं। ठीक है, फिलहाल ये याद रखिएगा, नारायणपुर की जो संयुक्त टीम थी इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है मलखम्ब चैंपियनशिप में। हाँ, नारायणपुर का नाम याद रखिएगा। नारायणपुर फिलहाल कह सकते हैं कि मलखम्ब में बिल्कुल सेंटर या केंद्र बिंदु के तौर पे उभर रहा है। मलखम्ब का सबसे ज़्यादा प्रभाव, मलखम्ब में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखें तो नारायणपुर जिले का है। नेक्स्ट है रायपुर वनडे क्रिकेट के बारे में। रायपुर वनडे क्रिकेट, यहाँ पे भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया है और प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं मोहम्मद शमी। ठीक है, ये दोनों फैक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वनडे क्रिकेट के लिए। अगले हैं प्रमुख खेल व्यक्तित्व। अब यहाँ पे मैं जिस चीज़ की चर्चा कर रहा था बार बार, खेल और खेल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। सबसे पहले हैं अनन्या पांडे, स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। युवराज सिंह म्यू थाई बॉक्सिंग से संबंधित हैं। दुर्गा चंद्राकर बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ईश्वरी निषाद पीएच कोटा से खेलती हैं और एथलीट हैं। इनके बारे में हमने भी हाल ही में थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन से खेल से संबंधित है याद कीजिएगा, शॉर्ट पुट से संबंधित हैं ईश्वरी निषाद। ज्ञानेश्वरी यादव, ये किस खेल से संबंधित हैं? यह भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको हाल ही में सहायक उप निरीक्षक के तौर पे इनको जॉब ऑफर किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस में इनको सहायक उप निरीक्षक के तौर पे नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट हैं भूमिक्षा साहू, हॉकी की खिलाड़ी हैं। जेश केशरवानी, शतरंज, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। अनुराग प्रसाद, भारोत्तोलन। अंजलि खलखो, बेसबॉल। शिवानी सोनी, मिनी गोल्फ। श्रीमंत झा, पैरा आर्म रेसलिंग। स्वाति रजवाड़े, किक बॉक्सिंग। गीता यादव, हॉकी। ये सभी खेल और खिलाड़ी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अभी तक हमने पढ़ा है करंट अफेयर में, उसके अलावा जो मिसलिनियस चीज़ें हैं उनका एक पूरा लिस्ट दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले है गोंडवाना कप टेनिस के बारे में। गोंडवाना कप, इसमें पुरुष एकल में मान केशरवानी जीते हैं और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। महिला एकल में अदिति रावत को जीत प्राप्त हुआ है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी का जो छत्तीसगढ़ टीम है, इसमें कप्तान चुने गए हैं अमनदीप खरे। वैसे बता दें कि अभी तक छत्तीसगढ़ में रणजी के लिए कोई अलग से टीम नहीं थी, तो छत्तीसगढ़ की एक नई टीम भी घोषित की गई है रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए और कप्तान बनाए गए हैं अमनदीप खरे। अगला प्रमुख विषय है ओडिशा में महानदी में मछली की एक नई प्रजाति प्राप्त हुई है। पर्यावरण के लिए, पर्यावरण विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाने के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में महानदी में मछली की नई प्रजाति, इसका नाम क्या है? अवॉस मोटला नाम की मछली की एक नई प्रजाति प्राप्त हुई है। किस नदी में? महानदी में। और कौन से राज्य में? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ की देशी नस्ल की बकरी, इसका नाम रखा गया है अंजोरी। अब प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में अंजोरी चर्चित रहा है या किस चीज़ से संबंधित है? किसी जानवर की प्रजाति है,
किसी खिलाड़ी का नाम है, किसी महोत्सव का नाम है, या ऐसा ही कोई और एक रैंडम सा एक ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंजोरी बकरी की एक प्रजाति है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है गेवरा कोयला खदान। गेवरा कहाँ पर है, याद कीजिएगा। गेवरा खदान के बारे में महत्वपूर्ण है कि इसे एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, गेवरा कोयला खदान, इसे एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान होने का गौरव प्राप्त हुआ है। कितना उत्पादन हो रहा है, कब से उत्पादन चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो चीज़ मैंने आपको बताया कि एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान गेवरा। नेक्स्ट है मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 5वें नंबर पर आ चुका है। मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्रम देश में 5वां हो गया है। अगला है कोविन ऐप। कोविन ऐप की तर्ज पर अब जच्चा बच्चा के नियमित टीकाकरण के लिए यूविन ऐप काम करेगा। आपको पता है कि कोविड के टाइम पे कोविन ऐप के द्वारा टीकाकरण के लिए हम क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, और टीकाकरण कितना हो गया है, कितना नहीं, कितने का नहीं हुआ है, वो सब मॉनिटरिंग इस एप्लीकेशन के द्वारा की जा रही थी। अगला टीका का डेट कब है, ये सब कुछ इसी ऐप में डेटा मेंटेन किया जा रहा था। उसी तरीके से एक नया एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, इसका नाम है यूविन ऐप, और इसमें छत्तीसगढ़ में जो गर्भवती माताएं हैं और जो बच्चे, नवजात बच्चे हैं, इनका जो टीकाकरण है, इनका पूरा डिटेल रखा जाएगा। कौन सा एप्लीकेशन है, यूविन एप्लीकेशन। अगला है इंद्रधनुष गिलहरी। सीता नदी उदंती अभ्यारण्य में यह गिलहरी हाल ही में देखा गया है। अब क्या ये चीज़ महत्वपूर्ण है, क्या ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में? तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है, एक बार पूछा गया था, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में ही था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उस समय पूछा गया था माउस डियर के बारे में, एक ऐसा डियर जिसका मुंह माउस या चूहे के जैसा होता है। तो माउस डियर हाल ही में कहाँ देखा गया था, ऐसा प्रश्न उस समय पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न के बारे में तैयार रहना चाहिए आपको। इंद्रधनुष गिलहरी मतलब ये गिलहरी ऐसी है जिसके शरीर पे मल्टीपल कलर्स है। जनरली हम देखते हैं कि सामान्य रूप से गिलहरी जो होती है उनके शरीर पर केवल धारियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो मल्टी कलर्ड वाली जो गिलहरी है, ये हाल ही में देखी गई है उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में। ठीक है, और मुख्य रूप से यह केरल में देखी जाती है। इसका मुख्य निवास कहाँ पे है, केरल, तमिलनाडु में। अगला है यही जो इंद्रधनुषी गिलहरी है, इसे सरगुजा में भी देखा गया है। ठीक है, तो सरगुजा और उदंती सीता नदी अभ्यारण्य, ठीक है, इन दोनों जगहों पे इंद्रधनुष गिलहरी देखी गई है। अगला है वन भैंसा प्रजनन केंद्र। कहाँ पे बनाया गया है, कुटरू क्षेत्र, जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, और ये किस जिले में है, बीजापुर में। अगला है मनरेगा में महिला श्रमिकों को रोजगार देने में दुर्ग जिला फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कांगेर घाटी में माउस डियर हिरण प्रजाति में सबसे छोटा, इसका नाम है माउस डियर। ये कहाँ देखा गया है, हाल ही में कांगेर घाटी में देखा गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है यूरेशियन ऑटर। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यूरेशियन ऑटर, इसे कोरबा में देखा गया है। नेक्स्ट है रबर मिशन के बारे में। नेशनल रबर मिशन, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला जो है वो इस मिशन में शामिल किया गया है। बस्तर का जो जलवायु है, जो भूमि है, वो बस्तर की खेती के अनुकूल पाया गया है। नेक्स्ट भिलाई में भी स्पेसिफिकली पूछा जाए तो चरोदा जो है वो सोलर प्लांट का सबसे बड़ा, सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, और ये जो प्लांट है वो भारतीय रेलवे के द्वारा लगाया गया है। 50 मेगावाट का जो प्लांट है कहाँ पर लगा है, छत्तीसगढ़ में, चरोदा भिलाई में। नेक्स्ट फोर्टिफाइड चावल का डिस्ट्रीब्यूशन अब सभी जिलों में किया जाएगा। पहले इसको पायलट बेसिस पर शुरू किया गया था बस्तर संभाग में। फोर्टिफाइड चावल क्या होता है, नॉर्मल चावल में कुछ अलग
एक्स्ट्रा पोषक तत्वों को मिला करके जो चावल बनता है उसी को ही कहा जा रहा है फोर्टिफाइड चावल, मतलब चावल का फोर्टिफिकेशन कर दिया गया है, चावल में कुछ अलग से पोषक तत्व मिला दिए गए हैं। ऐसा जो चावल होगा इसको अब पूरे ज़िले में जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो कोटा से चावल लेते हैं उसके अंतर्गत अब सभी को फोर्टिफाइड चावल प्राप्त होगा। अगला है मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको कोई सरकारी दस्तावेज बनवाना है तो आप मुख्यमंत्री मितान जो सेंटर है वहाँ पर कॉल करके उन्हें अपने घर बुला सकते हैं और उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। वो आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे बनाने, जो आप नया डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगी आपसे मांगेंगे और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो बना करके और आपके घर तक पहुंचाएंगे। इस स्कीम के अंदर अभी तक 67,000 लोगों को उनके घर पर सरकारी दस्तावेज पहुंचाए गए हैं। अगला है घोटुल के बारे में। हमने जनजातियों में एक युवा गृह के बारे में पढ़ा था, घोटुल। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी जनजाति का यह युवा गृह है। तो आपको पता है कि मुड़िया जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। इसका अब नाम बदल करके इसको गोटुल रखा गया है। पहले इसका प्रोनाउंसिएशन घ घड़ी से होता था, अब इसका प्रोनाउंसिएशन गाय से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। घ मतलब घोटुल ना कह के इसको क्या कहा जाएगा, गोटुल। ठीक है, घ की जगह इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अब ग से होगा। इसे गोटुल के रूप में नोटिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट है महिला उद्यमिता नीति के बारे में। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका जो तिथि है, जो कह सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2023 से लेकर के 28 तक इसके बारे में लक्ष्य रखा गया है। जो भी प्लान है वर्ष 2023 से 28 तक के लिए बनाए गए हैं। अगला है चौसिंगा हिरण के बारे में। 4 सींगों वाला ये हिरण जो कि छत्तीसगढ़ में आमतौर पर देखा नहीं जाता है, इसलिए इसको दुर्लभ हिरण कहा जा रहा है। ये जो 4 सींगों वाला हिरण है हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। नेक्स्ट है परिवहन विभाग की एक स्कीम है, तुहर सरकार तुहर द्वार योजना। इसके अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी ये आपको घर बैठे प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, आप ऑनलाइन आप इस परिवहन विभाग की वेबसाइट में अपने डेटा और फीस जमा करेंगे। उसके बाद में इस स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है, तुहर सरकार तुहर द्वार, इस स्कीम के अंदर आपको घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट है फागुन मड़ई के बारे में। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। फागुन मड़ई कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर में। नेक्स्ट है किबड़ा मेला के बारे में। ये कहाँ आयोजित किया गया है, कोंडागांव में। किबड़ा मेला कोंडागांव। नेक्स्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर है फिल्म सिटी के बारे में। छत्तीसगढ़ में एक फिल्म सिटी प्रस्तावित है जो कि कहाँ बनाया जाएगा, महासमुंद में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ डेवलप किया जाएगा, महासमुंद जिले में। नेक्स्ट है एवियोरॉन। एवियोरॉन एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए हाईटेक ड्रोन मैन्युफैक्चर करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला रजिस्टर्ड स्टार्टअप है जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए हाईटेक ड्रोन डेवलप करेगा। इस कंपनी का नाम क्या है, एवियोरॉन। और इसके संचालक या संस्थापक हैं कौन, इसके संस्थापक हैं पीयूष झा। ठीक, नेक्स्ट है नारंगी रंग का चमगादड़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यह दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है। ठीक है, नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है कहाँ पे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है हाल ही में अयोध्या काफ़ी चर्चा में है और इसके संबंधित हमारे परीक्षा के लिए जितनी बातें महत्वपूर्ण हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो अयोध्या में राम मंदिर डेवलप किया जा रहा है, इसे किस मंदिर शैली में डेवलप किया जाएगा, इसे नागर शैली में बनाया जा रहा है। ठीक है,
आपको पता है मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ भारत में प्रचलित थी इतिहास में। एक है द्रविड़ शैली, एक है नागर शैली और तीसरा है बेसर शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में नागर शैली, और दोनों के मेल से जो नया शैली डेवलप हुआ है उसे हम बेसर शैली कहते हैं, जो कि मध्य भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट है, पूरे मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो 3 मंजिला होगा, और जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त रखा गया है या समय रखा गया है वो है 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है वो चलेगा, 16 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक। नेक्स्ट है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अब चेंज करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा जाएगा। शॉर्ट में अगर चाहें तो नाम रखिएगा, नाम याद रखेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट को अब महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होना है आर्थिक समीक्षा के बारे में। वैसे हम आर्थिक समीक्षा इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक समीक्षा अपने आप में एक एक अच्छा खासा समय साध्य टॉपिक है। ये जो PDF है आपको प्राप्त तो हो जाएगा, इसमें जो भी डाटा दिए गए हैं इसमें आप चाहें तो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस करके कुछ डेटा को आप चाहें तो इसमें याद कर सकते हैं। अदरवाइज एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि YouTube पर छत्तीसगढ़ में जो पिछले साल का आर्थिक सर्वेक्षण है उसको कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने लगभग 8-10 वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। आप वहाँ से उस वीडियो को कवर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ये जो टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण वाला ये डिटेल में कवर हो जाए। और यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। इकोनॉमी में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जब बहुत संभावना रहती है कि वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, और बहुत तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसकी जो तैयारी है थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार से बजट में भी मैंने केवल 3-4 बिंदुओं को यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण आपको YouTube से या किसी अच्छी कोचिंग की जो बुकलेट है वहाँ से प्रिपेयर कर लेना है, या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट से इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करके और उसे पेज बाय पेज या टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का 5वां बजट अपने कार्यकाल का 5वां बजट यहाँ पर पेश किया, और इसका ध्येय वाक्य था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसमें टोटल आय और टोटल व्यय कितना इसका टारगेट कितना रखा गया है। 2022-23 के लिए अनुमानित था 1,04,000 करोड़ आय और व्यय 1,04,000 करोड़। लेकिन वर्ष 2023-24 के लिए जो बजट अनुमानित किया गया है उसमें टोटल आय 1,21,501 करोड़ और टोटल व्यय 1,21,500 करोड़। ये जो बेसिक से डेटा में डिफरेंस दिख रहा है वो चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ की बजट में कुल कितना आय अनुमानित किया गया था। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फिगर याद रखने हैं, एग्जैक्ट फिगर याद रखना है। 1,21,501 करोड़ आय अनुमानित किया गया था और व्यय था 1,21,500 करोड़। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के बजट में छत्तीसगढ़ का अलग अलग सेक्टर्स में, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में वृद्धि दर की भी चर्चा की गई है। जैसे कि ये बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में हमने कहाँ पर कितनी वृद्धि दर अर्जित की है। कृषि क्षेत्र में हमने 5.93% ग्रोथ अचीव किया है। उद्योग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7.83% ग्रोथ रेट अचीव किया है और टर्शियरी सेक्टर में हमने 9.21% ग्रोथ रेट अचीव किया है। ओवरऑल हमने 8% का ग्रोथ रेट अचीव किया। साथ ही अगर देखें कि कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या उद्योग सेक्टर का 49.88%। छत्तीसगढ़ की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान रहा उद्योग क्षेत्र का 49.88%। सेकंड नंबर पे है सर्विस सेक्टर 33.21% और तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र 16.91%। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम में आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक फिगर याद रखना पड़ेगा। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय रहा 96,242, जबकि प्रचलित मूल्य पर या प्रचलित भाव पर 1,52,348, 152,348। ठीक है, कौन कौन से डेटा याद रखने हैं? स्थिर भावों पर 96,242 और प्रचलित भाव पर 1,52,348। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022। अब 2023 क्यों नहीं है, 23 तो बीत चुका है, पर उसका अलंकरण कहाँ गया? याद रखिएगा, वर्ष 2023 में नवंबर के आसपास जो आयोजन होना था वो सब इसलिए आयोजित नहीं हो पाया क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ था। तो अभी भी जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो 2022 वाले डेटा से ही प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण नाम है वो सब मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। असल में जो राज्य अलंकरण है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। लगभग 32-33 पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। परीक्षा में आपको ये पूरा का पूरा टेबल हेल्प करेगा क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहीं से कहने का मतलब है कि किसी भी सम्मान का नाम, उसके प्राप्तकर्ता का नाम और उसके क्षेत्र का नाम पूछा जा सकता है। कौन सा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है और हाल ही में किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। आप चाहें तो एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, एक बार इसको रीड जरूर करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ इसको रीड करके आपका और समय ख़राब नहीं करूँगा। ये PDF मिलने के बाद आप इसमें से सम्मान का नाम, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है और किस व्यक्ति को 2022 के लिए कौन से प्रमुख व्यक्ति को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, ये पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, 33 लोगों का नाम और पुरस्कार का नाम, उनका कार्य क्षेत्र और पुरस्कृत व्यक्ति का नाम, ये ज़रूर आपको देख लेना है। कौन से विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जनरली इसको आप अपने गैस वर्क से वहाँ पर सही कर लेते हैं, लेकिन बाकी की तीनों चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। ठीक है, और 2023 वाला क्यों नहीं मिला है तो उसके लिए रीज़न क्या था? मॉडल कोड ऑफ जो कंडक्ट है वो लागू था, आदर्श आचार संहिता इस समय लागू था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो कि लास्ट में ऐड की गई हैं, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पता है आपको कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज को इकट्ठा करके रखता है, चाहे यूँ कहें कि पीडीएस शॉप में देने के लिए या बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में पब्लिक के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो FCI के पास अब इतना ज़्यादा चावल इकट्ठा हो गया है कि वो इसे ओपन मार्केट में अब सेल करने जा रहा है एक नए ब्रांड नेम के साथ में। इसका नाम रखा जाएगा भारत। भारत ब्रांड नेम के साथ में FCI जो है वो अपने गोदाम में रखा हुआ चावल अब बेचने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं और कुछ चीज़ें आप चाहें तो यहाँ से एक बार रीड कर लेंगे। मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगे हैं परीक्षा के हिसाब से, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट नहीं किया है। आप चाहें तो एक बार अपनी ओर से पूरा PDF और रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में नया जो मंत्री परिषद गठित हुआ है इसके बारे में है। इसकी चर्चा भी मैं क्लास में कर चुका हूँ। ठीक है, हमारा जो नेशनल करंट अफेयर का पहला क्लास था वहीं पे मैंने इसकी चर्चा किया था। लास्ट में इसकी चर्चा हम फिर एक बार कर लेते हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने कौन कौन से विभाग को अपने पास रखा है? सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर, परिवहन और कोई दूसरा विभाग जो बाकियों में से किसी को आवंटित न किया गया हो, वो सारे विभाग इसके पास में मुख्यमंत्री जी के पास में होंगे। नेक्स्ट व्यक्ति हैं
अरुण साव। अरुण साव के पास में क्या क्या है? लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग। साथ ही अरुण साव इनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। तीसरे व्यक्ति हैं विजय शर्मा। इनको भी उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार प्राप्त हुआ है और इनके पास में गृह एवं जेल मंत्रालय, साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, साथ ही तकनीकी शिक्षा मंत्रालय इनके खाते में आया है। अगले व्यक्ति हैं केदार कश्यप, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, साथ ही सहकारिता मंत्रालय केदार कश्यप जी के पास में है। लखनलाल देवांगन, इनके पास में उद्योग और श्रम मंत्रालय है। श्याम बिहारी जायसवाल, परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय। चिकित्सा शिक्षा ये भी श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास में है। नेक्स्ट ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास में स्कूली शिक्षा, साथ ही उच्च शिक्षा विभाग है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग भी इन्हीं के पास में है। अगले व्यक्ति हैं रामविचार नेताम, आदिम जाति विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक विकास विभाग और कृषि कल्याण विभाग, ये सभी रामविचार नेताम जी के पास में है। नेक्स्ट हैं दयालदास बघेल, इनके पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी है। अगले व्यक्ति हैं ओपी चौधरी, वित्त विभाग, पर्यावरण विभाग और सांख्यिकी विभाग, ये सभी ओपी चौधरी के पास में है। लक्ष्मी रजवाड़े, इनके पास में महिला एवं बाल विकास विभाग है। टंकराम वर्मा, खेलकूद, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग इनके पास में है। इस पूरे मंत्रिमंडल में केवल एक महिला है, कौन? लक्ष्मी रजवाड़े। ठीक है, तो इनका नाम विशेष रूप से याद रखेंगे। साथ ही पूरे विधायकों की जो सूची हमने पढ़ी है उसमें कितने भी महिला विधायक हैं, कितने बीजेपी से हैं, कितने कांग्रेस से हैं, और इनमें जो मंत्रिमंडल है इसमें कौन सा मंत्री किस क्षेत्र से चुन करके विधायक बने हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो करंट अफेयर की सीरीज़ में खास करके छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर सीरीज़ में हमने लगभग ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर कर लिया है। इस पूरे मैगज़ीन में मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया था जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि परीक्षा की दृष्टि से इन चीज़ों को पूछे जाने का ट्रेंड रहा है, पूछा गया है, उन्हीं चीज़ों पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। आप चाहें तो पूरा का पूरा मैगज़ीन एक बार ठीक से पढ़ सकते हैं। संभावना है कि मैंने जो हाईलाइट किया है उसके अलावा भी उसके आसपास से कुछ चीज़ें प्रश्न में परीक्षा में पूछी जा सकें। ठीक है, अदरवाइज़ इतनी चीज़ों को आप कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि करंट अफेयर कम से कम आपने ठीक से कवर किया है। और साथ ही ये मान के चलिए कि आपको 3 से 4 रिवीजन करना ज़रूरी है। इस पीडीएफ को आप कम से कम 3-4 बार रिवाइज करके जाएंगे, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी ने बहुत पेशेंस से इतनी चीज़ों को देखा, समझा, इन्जॉय। मुझे लगता है कि आपने ये जो वीडियो सीरीज़ है आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो आज की इस वीडियो सीरीज़ को हम यहीं पर विराम देते हैं। छत्तीसगढ़ का वीडियो सीरीज़ 5 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है और नेक्स्ट संभावित है कि मैं कुछ नए टॉपिक्स पर वीडियोस कंटिन्यू करूं। इसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।